और वक्त है स्टॉक सेंटर का। हमने आपको बैलेंस शीट रेशियोज के बारे में इससे पहले के कई प्रोग्राम्स में जानकारी दी और इसमें डी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, पी रेशियो जैसे जो महत्वपूर्ण रेशियोज हैं उसके बारे में आपको जानकारी हमने पहुंचाई। हमारी मार्केट एक्सपर्ट पलक शुक्ला ने आपको इन सभी रेशियोज के बारे में डिटेल में जानकारी दी, साथ ही इन रेशियोज को कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूलाज के बारे में भी आपको बताया। बैलेंस शीट रेशियो सेगमेंट के एंड में आज हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सही कंपनी चुनने के लिए बैलेंस शीट में कंसीडर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही पलक से स्टॉक ऑफ द डे के बारे में भी जानकारी लेंगे। पलक, बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। कल मार्केट में एक बार फिर से करीब 500 पॉइंट्स का डिप आया था, लोग थोड़े से परेशान लग रहे हैं। आज वीकेंड डे भी है, ट्रेडर्स के लिए एडवाइस क्या रहेगी आपको कि आज क्या लेकर के जाएं ताकि सैटरडे संडे अच्छे से मन पाए? देखिए, कल वापस से जैसे मैंने कहा था कि मार्केट एक क्लाइंब कर रहा है पर अपने को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उसके बहुत सारे एक्चुअली ग्लोबल रीजंस आए जा रहे हैं। जैसे आप मिडिल जो ईस्ट क्राइसिस चल रही है वो बार बार ट्रिगर होती है, तो ट्रिगरिंग की वजह से मार्केट में वापस से ना एक हलचल मच रही है। जैसे कल भी इजराइल स्ट्राइक की वजह से मार्केट ने एकदम एक डाउनफॉल दिखाया। ऑयल प्राइसेस जो हो रहे हैं वो काफी फ्लक्चुएट टंबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से FII GIIs है इंडिया में, वो अपना पैसा डिसइन्वेस्ट कर रही है मार्केट से। तो जब कोई FII GIIs मार्केट से पैसा निकालती है तब उसका सीधा इंपैक्ट हमको मार्केट के मूवमेंट में देखने को मिलता है। बिकॉज वो लोग कोई छोटा अमाउंट एक साथ निकालते नहीं है, वो लोग करोड़, हजार करोड़ में अमाउंट को एक साथ विड्रॉ करते हैं। तो इतना जब पैसा मार्केट से निकलता है तो वॉल्यूम एकदम से गिरता है स्टॉक मार्केट का। जब वो गिरता है तो ऑब्वियसली मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऑब्वियसली अभी ट्रेडर्स, स्पेशली ट्रेडर्स हैं, वो काफी ज्यादा परेशान और काफी पैनिक स्थिति में लग रहे हैं कि काफी टाइम से मार्केट बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो काफी ट्रेडर्स यही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें किस तरफ ट्रेडिंग लेनी चाहिए, होल्ड कहाँ करना चाहिए, बेयर की बुल। क्योंकि जहां पे भी अगर मार्केट थोड़ा गिरता है तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद संभलता हुआ दिख रहा है। तो जैसे थोड़े से जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि हाँ अब हम थोड़ी सी बाइंग स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर सकते हैं, मार्केट एकदम से वापस डिक्लाइन हो जाता है। तो ये काफी कंफ्यूजन सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। तो मैं अगर आज की मैं बात करूं, आज वीकेंड भी है, क्लोजिंग भी है, तो मैं ये कहूंगी कि आज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में और दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो अगर हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो उसमें भी थोड़ी कैंडलस्टिक्स थोड़ा सा रेड की तरफ दिखाई दे रही है। तो अगर मैं आपको कहना चाहूंगा जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ लेवल्स मैं लेकर आई हूँ आज, जिनको वो ध्यान में रख सकते हैं। और अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो वो उन लेवल्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि कब उन्हें एंट्री करनी है या कब तक उनको होल्ड करके मार्केट से एग्जिट होना है। तो अगर कल की हम बात करते हैं तो मार्केट नेली 24,750 के अराउंड बंद हुआ था, जो नेली 220 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ था। अगेन हम 24,000 की सीरीज में वापस घुस चुके हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,950 का। अगर मार्केट आज इसके ऊपर खुलता है और खुलने के बाद भी सस्टेन करता है, देखिए खुलना एक इंपॉर्टेंट अलग चीज होती है पर मार्केट पर टिके रहना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अगर ये टिक चुका है यहाँ पर तो हमें एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट आज कुछ टाइम तक इस लेवल के आसपास रहता है तो कुछ रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर ऊपर जाता है मार्केट, कहां पे सेफ्टी मेजर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दे सकते हैं। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे 25,216, 25,405, 25,706 और 25,856। ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जो अगर मार्केट आज ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। यदि मार्केट नीचे जाता है, जो आज काफी लाइकली सिचुएशन बन रही है, अगर मार्केट आज नीचे की तरफ जाता है तो कुछ सपोर्ट लेवल्स ऐसे आएंगे जहां पे मार्केट को आपको एक बाउंस की उम्मीद मिल सकती है हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए। वो कौन से लेवल्स होंगे? वो होंगे 24,887, 24,652, 24,351 और 24,050। ये कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर मार्केट को एक बाउंस मिलने की उम्मीद हो सकती है। बट क्योंकि अभी मार्केट बहुत स्विंग चल रहा है, बहुत डाइसी चल रहा है, तो मैं ट्रेडर्स को स्पेशली ये एडवाइस करना चाहूंगी, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है मार्केट में, जब तक आप कंफर्म नहीं होते ट्रेंड को लेकर, मार्केट सिग्नल्स जनरेट नहीं करते हैं कंफर्मेशन के, तब तक आप एक लॉन्ग ट्रेडिंग ना प्लान करें। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बुक कर सकते हैं। आपने एंटर किया और 5 मिनट में एग्जिट कर लिया, ये सेफ रहेगा क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टडी ट्रेंड नहीं अभी तक मार्केट में आया है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो इतना ऊपर जाएगा। क्राइसिस बहुत ज्यादा है, टर्मोलेंसेस बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल इवेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अभी तक ऐसी कोई स्टेबिलिटी सिचुएशन नहीं आई है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करती हूँ तो आज आप कंसीडर कर सकते हैं विप्रो,
हैवेल्स, इन्फी और LTIM, ये 4 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आप कंसीडर कर सकते हैं आने वाले दिनों को होल्ड करने के लिए। इनमें पोटेंशियल अभी भी दिख रही है। इनके जो बैलेंस शीट, जो इनके जो डेटाज आए हैं वो ये फेवरेबल कंडीशन में दिखा रहे हैं। अगर मार्केट टर्मोइल भी होता है तो ज़्यादा ही इनको वॉलेटिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए मैं एडवाइस करना चाहूंगी, इन स्टॉक्स को आप ट्रेड करके या होल्ड करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कंपनी की आप बताती आई हैं कि बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत गौर करके देखना चाहिए। इन्वेस्टर्स सही कंपनी चुन पाएं, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको वो ध्यान में रखे बैलेंस शीट को मुतालिक रखते हुए, ताकि वो सही इन्वेस्टमेंट साबित हो उसके लिए? देखिए, हम स्टॉक मार्केट में नॉर्मली 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर्स और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनका डे टू डे काम होता है। पर अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो उनके लिए कंपनी की बैलेंस शीट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे उनको ये डिटरमाइन होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक में, मार्केट में उस स्टॉक का मूवमेंट कैसे वो लोग देख सकते हैं। कंपनी की जो वर्किंग होती है, कंपनी के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो सीधा आपके स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो मैंने जो पिछले वीक और उसके पहले भी कुछ रेशियोज के बारे में आपसे बात करी थी, तो काफी मैंने को डिटेलिंग में एक्सप्लेन करी थी, पर आज मैं उसका समराइजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन हुआ कि भाई अगर हम किसी बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो हमें कौन से स्टॉक, कौन सा हमको रेशियो देखना चाहिए, इतने सारे रेशियोज हैं। तो मैं आपको कुछ अपने इन्वेस्टर, ऐसे आप देखे जाए तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं और वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक एक रेशियो को स्टडी करे। तो इसलिए मैं आपको बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो आपको बिल्कुल एक बार स्ट्राइक पे देखना चाहिए, इससे आपको क्लियर आइडिया होता है। और उसके साथ वो रेंज भी बताऊंगी मैं उसके, कि अगर वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब आपको उसमें कंसिडर करना चाहिए, तो और इजी हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए उसको फिल्टर करने के लिए। तो अगर मैं बात करती हूँ, कल मैंने इससे बात करी डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है किसी कंपनी का, उतनी कंपनी अच्छी होती है। तो नॉर्मल के केसेस में अगर किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होता है और बैलेंस शीट में आपको ये रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखता है, तो आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंपनी इक्विटी पे ज्यादा है और डेट में कम की तरफ है, तो दिस इज अ गुड कंपनी। उसके बनस्पत अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर ज्यादा होता है तो आपको यहाँ पे वॉर्न होना पड़ता है, आपको वहां पे एक बार और क्रॉस चेक करनी पड़ती है बाकी रेशियोज को देखते हुए कि और कहाँ परफॉर्मेंस इसकी अच्छी चल रही है कि नहीं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो लेस देन 1 होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है ऐसा रेशियो जिसे ये दिखाता है कि कंपनी जब छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होती है डेली मर्रा के, वो किस तरीके से पे ऑफ कर पाती है, कितनी इजीली वो पे ऑफ कर पाती है। वो नॉर्मली 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक की बैलेंस शीट आप देखते हैं तो अगर आप उसमें देखते हैं कि इनका करंट रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब उनके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, उनके पास कैश ज्यादा है, तो वो अपने जो डेली मर्रा के एक्सपेंसेस है वो आसानी से पे कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो आप देखें तो ग्रेटर देन 1 हो तो वो बेटर कंपनी कहा जाती है। अगर हम ROE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो नॉर्मली 15% से ऊपर होनी चाहिए, वो एक अच्छा माना जाता है। देखिए रेंजेस बहुत सारी होती हैं, मैंने आपको बताई भी है, पर एक आइडल रेंज जिसको हम कहते हैं वो मैं आपको आज मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली जज कर सके कि अच्छा इसके ऊपर है तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ROE ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, कि वो अपनी जो इक्विटी है उनके पास, जो उनके पास कैश होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग है, उनसे वो कितना अच्छा पैसा जनरेट करते हैं, वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए किसी भी कंपनी का, तो वो अच्छी मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं ROA, रिटर्न ऑन असेट, वो नॉर्मली 10% से ऊपर होना चाहिए किसी भी कंपनी का। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी के पास जो उनके असेट होते हैं, जो उनकी वैल्यूएबल्स होती हैं, क्योंकि वो असेट ही कंपनी को डिटरमाइन करती है कि उनका खुद का पैसा कितना उनके पास है, अगर वो नॉर्मली 10% के ऊपर होती है तो हम एक श्योर हो सकते हैं कि कंपनी का असेट अच्छी है, होल्डिंग अच्छी है, खुद का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इनके पास, तो ये प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। फिर हमने बात करी थी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो होता है जो उनके सेल्स से उनको जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो एक्चुअली जो टैक्स और इससे पहले से उनका जो प्रॉफिट जनरेट होता है देने से पहले, उसे हम नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। तो वो 20% से अगर किसी कंपनी का ऊपर चल रहा है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। वो ये मानी जाती है कि अगर वो अपने टैक्स और इनको देने के पहले ही 20% के ऊपर ग्रोथ दिखा रही है तो उसके बाद भी वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं अच्छा रिटर्न दे सकती है। फिर हम बात करेंगे
नेट प्रॉफिट रेशियो की। नेट प्रॉफिट रेशियो वो होता है जो सब टैक्स, आपका इंटरेस्ट, आपका सारे डेट क्लियर करके जो कंपनी के पास जो उनका प्रॉफिट बचता है पीछे, उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। वो नॉर्मली हमारे जो बैरोमीटर होता है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 10%। किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट रेशियो 10% से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब वो काफी स्टेबल कंपनी है, अपने सारे एक्सपेंसेस को भी निकालने के बाद वो इतना अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। फिर हम बात करते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये एक स्टॉक मार्केट पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको दिखाता है कि उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो बच रहे हैं कंपनी के, उसके ऊपर कितना वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है अगर वो इशू करती है मार्केट के अंदर उन शेयर्स को। तो नॉर्मली वो 10% के ऊपर अगर किसी भी कंपनी का ईपीएस चल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। इन्वेस्टर्स एकदम से उसके अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देने का रखती है। फिर एक आता है आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड भी सीधा का सीधा हमारे इन्वेस्टर से लेना देना होता है क्योंकि डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, और इसी के लिए वो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो नॉर्मली वो 2% से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो 2% से ऊपर होता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स, जो अपने सारे एक्सपेंसेस, अपने सारे टैक्सेस, ये सब क्लियर करने के बाद जो प्रॉफिट उनका बच रहा है उससे भी 2% के ऊपर अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हैं तो दैट इज very good return for an investor. That company is really good to worth and burst, क्योंकि the point is that वो आने वाले टाइम पे आपको ग्रोथ ही दिखाएगी, तो आपका जो डिविडेंड है वो विद टाइम इंक्रीज ही होगा until unless कोई ऐसा इवेंट ना आ जाए जिससे कंपनी को सीधा इफेक्ट हो जाए। पर ऑन जनरल केस इट विल बी वेरी गुड थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कैश फ्लो रेशियो। कैश फ्लो रेशियो वो होता है कि किसी कंपनी के पास फ्री कैश कितना है। अगर किसी कंपनी को इमीडिएटली कैश की जरूरत पड़ रही है तो क्या उनके पास वो कैश है उस डिमांड को मीट करने के लिए, तो वो भी हम नॉर्मली 10% के ऊपर देखते हैं। ये सब रेशियोज कंपनी के बैलेंस शीट्स पे लिखी होती हैं। आपको सिर्फ बैरोमीटर में देखना है कि क्या वो बैरोमीटर परफेक्ट जगह चल रहा है आप इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं। तो वो ग्रेटर देन 10% जैसे वो होता है, इसका मतलब यस उनके पास एम्पल कैश है अपने सारे चीजों को मीट करने के लिए, उन्हें डेट लेने की जरूरत नहीं है बाहर से, तो नॉर्मली हम 10% के ऊपर देखते हैं। फिर एक आता है रेवेन्यू ग्रोथ रेशियो। रेवेन्यू ग्रोथ रेशियो भी वही होता है कि भाई अब जो रेवेन्यू उनके पास आ रहा है, जो वो सर्विसेज या गुड्स को सेल कर रहे हैं मार्केट में, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, नॉर्मली वो भी हम 10% के ऊपर देखते हैं। वो इसलिए हम देखते हैं क्योंकि 10% से नीचे का मतलब ये हो रहा है कि अगर उसके एक्सपेंसेस तो कंपनी के होंगे ही होंगे, डेट कंपनी के होंगे ही होंगे, ऐसी कोई कंपनी होगी जिसमें खर्चे नहीं होते हैं, तो वो सब खर्चे निकालने के बाद अगर वो 10% के नीचे चल रही है, इसका मतलब वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी अपने इन्वेस्टर्स के लिए लंबे टाइम के लिए। तो इसलिए हम ये देखते हैं हमेशा कि 10% के ऊपर अगर ग्रोथ रहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर टू वॉच। अब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो मैं इन्वेस्टर्स को ध्यान में देना चाहूंगी। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को अगर आप देख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर आप देखें। सबसे पहली बात है हाई डेट लेवल। आप किसी भी कंपनी का रेवेन्यू देखें ना देखें, पर उनका डेट जरूर देखें, क्योंकि उससे आपके ही प्रॉफिट पे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। क्योंकि अगर उनका डेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आई थिंक फर्स्ट लुक में अगर आपको लगता है कि नो दे आर वेरी मच इन डेट, आपको उस कंपनी को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए कि सारे रेशियोज उनके ऊपर के बिगड़ जाएंगे इस चक्कर में। तो हाई डेट लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, कितना कर्जा है, कितना बाहर से उनका लोन है, कितने कैश फंड्स उनके पास है, कोई उनके पास कैश डेफिसिट तो नहीं रहा किसी बैलेंस शीट के अंदर, तो वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर, क्या उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर पिछले उनके जो क्वार्टर टर्म्स हैं या उनकी ईयरली बैलेंस शीट्स हैं उससे वो डिक्लाइन की तरफ है कि इंक्लाइन की तरफ है, क्योंकि वो भी आपको ये एक्सपेक्टेशन देता है कि पिछले टाइम की परफॉर्मेंसेस से करंट ईयर में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तीसरा है आपका बिजनेस मॉडल आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि हर कंपनी अपना आने वाला फोरकास्ट भी अपनी बैलेंस शीट और अपने रिपोर्ट में मेंशन करती है कि उनका आने वाले टाइम पे क्या प्लान है एक्सपैंड करने का अपने आप को। क्योंकि बिजनेस मॉडल को आप देखें कि आने वाले टाइम पे क्या ग्रोथ देख रहे हैं, वो उनके एस्टिमेशन भी वो देते हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हम कितना और फंड लेंगे या लगाएंगे ग्रोथ करने के लिए। और इंपॉर्टेंट है ट्रेंड, कि उस कंपनी का ट्रेंड कैसा रहा है पिछले टाइम को लेकर, जो उन्होंने एक्सपेंशन किए क्या वो सक्सेसफुल हुए हैं, क्या उनसे वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए हैं, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे पाए हैं। ये सब कंपनी की बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट में मेंशन होती है। बस सिर्फ इतना सा होता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको एक डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है कि हमें इसमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड आई थिंक यही तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टर को एक सही डिसीजन, वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखें, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को देखें और फिर आप डिसीजन लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ये मेरे बेसिक था।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पलक, इस जानकारी के लिए। पलक शुक्ला, मार्केट एक्सपर्ट, हमको ये बता रही थी कि साहब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं, भूत, भविष्य, वर्तमान, उस कंपनी का सब समझें, जानें, परखें, स्मार्टली डिसीजन लीजिए। किसी से पूछ कर, किसी के कहने पर मत लीजिए, नुकसान हो सकता है। और आप मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए करते ताकि नुकसान ना हो, फायदा हो। आज नहीं,